यह है यूएई और यहाँ टैक्स 0% है। इसके बावजूद भी ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है हमारा देश भारत, जहाँ आपको 10% इनकम टैक्स, 10 to 15% रोड टैक्स, 5 to 28% जीएसटी, 50% फ्यूल टैक्स और न जाने कितने ही तरह के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। पर आपको बदले में क्या मिलता है? हम घर जाते हैं और पानी पीने के लिए टंकी नहीं है। शौचालय नहीं होने के कारण पहले भी कई बच्चियों की पढ़ाई छूट गई है। उनके पेरेंट्स बच्चियों का स्कूल नहीं आने देते। ये सब आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, जो ये साबित करता है कि इकोनॉमी सिर्फ एक नंबर है। इंडिया की इकोनॉमी इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। रियलिटी में हम तो अभी भी अनडेवलप्ड ही हैं। ऐसे में एक सवाल तो जायज है कि आखिर हमारे टैक्सेस का पैसा जाता कहाँ है, क्योंकि डेवलपमेंट तो हमें दिख नहीं रही। और बात रही है हमारे देश की यूथ की, तो उसकी हालत अभी और भी ज्यादा बेकार है। हमारे देश में ना तो कोई ऐसा इनोवेशन हुआ है और न ही कोई खास डेवलपमेंट। जहाँ चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज एडवांस्ड एआई मॉडल्स डेवलप कर रही हैं, वहीं हमारे देश में क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंटेड लोग नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि सभी टैलेंटेड लोग हमारे देश को छोड़ रहे हैं बिकॉज द पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया। पर आखिर क्यों इंडिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बेकार है? ऐसा क्या किया जापान और चाइना ने जो वो आज इंडिया से इतने आगे निकल गए हैं, जबकि एक पॉइंट पे उनकी हालत भी हमारी जैसी ही थी? ये सब जानने के लिए हमें आज से 417 साल पीछे जाना होगा, जब पहली बार ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ने हमारी इकोनॉमी को ऐसा जख्म दिया कि आजादी के 76 साल बाद तक भी उसका असर हम अपनी इकोनॉमी में साफ देखते हैं। और इसका एक बड़ा जिम्मेदार था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने जमींदारी सिस्टम के जरिए किसानों की कमर नहीं, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पहले रेवेन्यू का जो 35% जमींदार को मिलता था, उससे घटा के सिर्फ 11% कर दिया गया। बाकी का पूरा 89% हिस्सा ब्रिटिश ले लिया करते थे। और ऊपर से जो लगान थोपते थे वो अलग, मतलब किसानों का खून चूसने का एक पूरा सिस्टम बना दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ उनके विजिबल तरीके थे। इनके पास एक और मास्टरमाइंड बिजनेस मॉडल भी था। ब्रिटिशर किसानों को मजबूर करते थे कि वो रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, इंडिगो, जूट बहुत ही सस्ते दाम पर उगाएं और उन्हें बेच दें। फिर ये रॉ मटेरियल्स बिना एक्सपोर्ट टैक्स के सीधे ब्रिटेन भेज दिए जाते। वहां जाके उन रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाए जाते। फिर वही गुड्स इंडिया में वापस भेजे जाते। पर ये ट्विस्ट था, ब्रिटेन से इंडिया के लिए इंपोर्ट ड्यूटी नेग्लिजिबल होती थी, लेकिन इन फिनिश गुड्स को यहाँ 2 गुना प्राइस पर बेचा जाता। मतलब हमसे फ्री में माल लिया, थोड़ा पैसा लगा के मैन्युफैक्चर किया और वही सामान हम ही को 2 गुना प्राइस में वापस थोप दिया। वाह! इसी तरह के अलग अलग तरीकों से ब्रिटिशर्स ने लगभग भारत से $45 ट्रिलियन निचोड़ लिया। जी हाँ, 45 ट्रिलियन। आज के समय ये अमेरिका और चाइना की कंबाइंड जीडीपी के लगभग बराबर है। सोचो, जो इंडिया 1700 के आसपास दुनिया की टोटल जीडीपी का 24% कंट्रीब्यूट करता था, वही इंडिया ब्रिटिश के जाने तक गिरकर से 4% पे आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही हमारी इकोनॉमी को डुबा दिया। उनके गए हुए अब 80 साल हो चुके हैं और इतना वक्त रिकवरी के लिए काफी होता है, अनटिल एंड अनलेस सरकार अच्छी ना हो। चाइना ने भी तो अपनी इकोनॉमी सिर्फ 15 सालों में 1 ट्रिलियन से 11 ट्रिलियन तक पहुंचाई, और यहाँ हम पिछले 80 सालों में अपनी इकोनॉमी को 4 ट्रिलियन का बनाकर नाच रहे हैं। अच्छा, चलो फिर भी एक बार के लिए मान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारी इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमी ही थोड़ी ना है, और भी फैक्टर्स होते हैं। सिविक सेंस, पोल्यूशन, एजुकेशन, आईटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इन सब चीजों में तो ब्रिटिशर्स ने अपना हाथ नहीं लगाया। फिर भी आज हम इन चीजों में कहां खड़े हैं मोदी जी? यहीं पर आता है हमारा दूसरा चैप्टर। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं: डेमोक्रेसी, यूथ और मेंटालिटी। सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करते हैं। देखिए, इस पॉइंट पर अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है। कोई कहता है कि डेमोक्रेसी के कारण ही हमारा देश डेवलप नहीं हो पा रहा है,
और कोई कहता है कि नहीं, डेमोक्रेसी एक देश के सिटीजन्स को फ्रीडम देती है, जो किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये दोनों ही पॉइंट्स गलत है। कोई भी देश जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लाइक इंडिया और चाइना, तो देश को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसे चाइना भी फॉलो कर रहा है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है और क्यों ये इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए बेस्ट है, ये जानने से पहले आप ये जान लो कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ अपनी पसंद की सरकार चुनना ही नहीं होता, बल्कि आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, लॉज भी डेमोक्रेसी के कारण ही मिलते हैं। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन का होना भी जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। पर डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम ये है कि सरकार कभी भी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देती, बल्कि वो हमेशा इसी चीज पर फोकस करती है कि वो कैसे अगले साल भी जीत सकती है। मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच इसी गैप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भर देता है, जिसमें बाहर से तो देखने में एक कंट्री डेमोक्रेटिक लगती है, लेकिन अंदर अलग ही पॉलिटिक्स चलती रहती है। इस सिस्टम में सरकार को भी अपनी कुर्सी खोने का कोई डर नहीं होता, जिसके कारण वो देश के डेवलपमेंट पे ध्यान दे पाते हैं और सिटीजन्स को भी उनके सारे राइट्स मिल जाते हैं। और अगर आपको सरकार अच्छी ना लगे तो आप प्रोटेस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे सरकार बदल भी सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग फेक इलेक्शंस। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से किसी देश की गवर्नमेंट की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वहीं अगर किसी देश की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो तो ये पावर को काफी परफेक्टली बैलेंस कर देता है। चलो, अब सरकार तो बढ़िया सेट हो गई, लेकिन यूथ का क्या? इसलिए अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर और इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, यूथ एंड मेंटालिटी। आप एक तरफ चाइना के यूथ को देखो, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया बना देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक आर्टिफिशियल वूम तक बना दिया है, जिसका 2026 में डेब्यू भी हो जाएगा। और एक तरफ हमारे देश के यूथ को देखो। द प्रिंट के इस रिपोर्ट के मुताबिक 73.3% इंडियंस जिनकी एज 15 से 29 के बीच है, उन्हें एक ईमेल के साथ अटैचमेंट भेजना भी नहीं आता। मात्र 8.6% इंडियन यूथ को ये पता है कि कैसे एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। इस डेटा से आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि हम अभी पूरी दुनिया से किस लेवल पे पिछड़े हुए हैं। पर आखिर क्यों? द रीजन इज इकोसिस्टम। अगर हमारे देश में कोई कुछ रेवोल्यूशनरी करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता है। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें अब्रॉड जाना ही पड़ता है। अगर आज हमारे देश का इकोसिस्टम अच्छा होता तो सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे लोग हमारे देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहे होते। ऐसा नहीं है कि लोगों ने ट्राई नहीं किया, पर उन्हें रिजल्ट के जगह सिर्फ रिग्रेट मिला। 2017 में राहिल भरने ने कॉइनेक्स की शुरुआत की थी। देखते ही देखते ये इंडिया की लार्जेस्ट ब्लॉकचेन एक्सचेंज बन गई। लेकिन फिर 2019 में भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो पर बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, जिससे ये पूरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था, उसी तरह अब एआई रेवोल्यूशन आने वाला है और चाइना ये बात अच्छे से जानता है। इसलिए वो क्लास 1 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं और हमारे देश में 97% 10th पास आउट्स को कोडिंग का एक लाइन भी नहीं आता। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहने से कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे। हमें एग्जीक्यूशन भी करना होगा। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा। स्टूडेंट्स को डिग्री के बदले स्किल थामनी होगी। रटवाने के जगह उन्हें समझाना होगा। एग्जाम के मार्क्स के जगह उनके टैलेंट पे फोकस करना होगा। तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे एग्री करोगे या नहीं, पर आपको करना होगा। रियलिटी में भारत और चाइना के बीच का डिफरेंस इकोनॉमी का नहीं, बल्कि ये डिफरेंस माइंडसेट, इकोसिस्टम और एजुकेशन सिस्टम का है। देखो, मुझे सरकार को जितना क्रिटिसाइज करना था मैंने कर दिया और अब मैं आगे सरकार को कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे सिविक सेंस और माइंडसेट के बारे में। अगर इंडिया के ग्रो ना कर पाने का सबसे बड़ा कोई रीजन है तो वो हम खुद हैं। हमारे देश में 80 मिलियन से ज्यादा लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, यानी वो दिन का 200 से भी कम कमा रहे हैं। और पता है इनमें से अधिकतम लोगों का माइंडसेट क्या है कि भाई हम तो है प्योर शुद्ध गरीब, हम टैक्स नहीं भरेंगे, पर हाँ हमें फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री का इलाज, ये सब तो चाहिए ही। और हाँ, 500 रुपयों में फ्री में वोट डालने का अपॉइंटमेंट भी चाहिए। सरकार की भी यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है। ये जो मिडिल क्लास से टैक्स ले लेकर गरीबों के लिए फ्री की बिजली और राशन की स्कीम्स निकाल रहे हैं, अगर इसी पैसे को सरकार उनके एजुकेशन पर लगाती तो आज हमारे देश में 26.4% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होते। लेकिन नहीं, अगर उन्हें ही एजुकेटेड बना देंगे तो पैसों पर वोट कौन देगा? अब मेरा दिमाग बेवकूफ बना नहीं, यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करके अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना।
पर एक बात समझ लो कि जब तक एजुकेशन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर देते, तब तक ये जो तालाब और 2 किलोमीटर की रोडें चोरी हो रही हैं, ये जो इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स बिहार डे बाय डे वाले मीम्स बन रहे हैं, ये नहीं रुकेंगे। जब तक आप इन्हें एजुकेशन नहीं दोगे, तब तक ये सोने के कटोरे में भिख ही मांगते रहेंगे। ये तो हमने लोअर क्लास की बात कर ली। अब आते हैं मिडिल क्लास के लोगों की मेंटालिटी पे। अगर आपको भी ये लगता है कि मिडिल क्लास वो लोग हैं जिनकी इनकम ब्ला रुपए से ब्ला रुपए है, तो इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से बदल जाएगा। रियलिटी में मिडिल क्लास वो हैं जो एजुकेटेड होने के बाद भी रिस्क लेने से डरते हैं। अपर क्लास को जो चीज मिडिल क्लास से अलग बनाती है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि सोसाइटी की गलती है, जो आपके माइंड को कुछ इस तरह से शेप कर देती है कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के जगह बस उसे सिक्योर करने के चक्कर में रह जाते हो। पर एक और बात, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी हमें ये सब बातें क्यों नहीं बताता? इसके पीछे एक बहुत ही डार्क लॉजिक है। तो अब मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। देखो, ये जो लोअर, मिडिल और अपर क्लास है, ये बस इकोनॉमिक सेपरेशन नहीं है, बल्कि ये बहुत ही डिटेल प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर है। अपर क्लास और गवर्नमेंट मिलके मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कंट्रोल करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये लोग लोअर क्लास को भेद बकरियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसी कारण इन्हें एजुकेशन भी नहीं दी जाती ताकि इन्हें इजीली मैनिपुलेट किया जा सके। बात रही मिडिल क्लास की, तो हमें एज अ प्रोडक्ट यूज किया जाता है जो अपर क्लास के बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं, और इसी कारण हमें स्कूल में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती, क्योंकि अगर सब बिजनेस ही करने लग जाएंगे तो अपर क्लास का प्रोडक्ट कौन बनेगा? आई डोंट नो कि मैंने अभी जो इतना एक्सपोज किया है वो लीगल है या नहीं, इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो भी उड़ जाए, पर फिर भी मैंने आपको ये बताया क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। एंड हाँ, मैं भी सिर्फ 13 साल का हूँ और मैंने पूरी वीडियो अकेले ही बनाई है। काफ़ी मेहनत लगी थी इसे बनाने में, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो में कहीं भी दिखे तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। एंड या अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।